हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और विचार, तुलनात्मक राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी पहली राजनीतिक पुस्तक हमारी अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं ऐतिहासिक पुस्तक की बात करेंगे तो राजतरंगिणी हो जाएगी जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। आप देख सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु में जिन अन्य बातों को समाहित किया गया है वे सभी राजनीति से संबंध होने के कारण इसमें स्थान पा सकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नेट 2021 में भी आया था। गुफा और परछाइयों का जो विचार दिया था वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेटो ने ज्ञान सिद्धांत की चर्चा की है। इसके अंतर्गत उसने गुफा एवं परछाई की भी चर्चा की थी। गुफा एवं परछाइयों का विचार प्लेटो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। तो ये कहा गया था मैकियावेली के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली का मानना था कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं और मैकियावेली ने प्रिंस को अपने उपदेश में आवश्यकता पड़ने पर साम, दाम, दंड, भेद ये चारों अस्त्रों का इस्तेमाल करने का समर्थन किया था। यानी अपनी पुस्तक जो प्रिंस लिखी थी मैकियावेली के द्वारा, उन्होंने कहा था कि अपनी किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए आप साम, दाम, दंड, भेद ये चारों अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैकियावेली का मानना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुख और दुख के बारे में जो बताते हैं बेंथम, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, बेंथम जो है उपयोगितावादी विचारक हैं और उनका विश्वास था कि प्रकृति ने मनुष्य को आनंद एवं पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है, अर्थात सुख इंसान को मिलता है, उसके बाद दुख भी मिलना जरूरी है। ये बेंथम का मानना था। अगला क्वेश्चन है, अंतर विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अंतर विरोध का सिद्धांत जो दिया था ये माओ त्से तुंग के द्वारा दिया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। अंतर विरोध का सिद्धांत जो है मैं माओ क्या कहते हैं। तो माओ का अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक अनुपम देन है। अंतर्विरोध के सिद्धांत के अनुसार समाज में अंतर्विरोध बने रहते हैं, ये तुरंत समाप्त नहीं होते हैं, इन्हें समाप्त करने के लिए निरंतर क्रांति करनी पड़ती है। ये माओ त्से-तुंग का मानना था और इसी क्रांति के माध्यम से वो चीन में जो है क्रांति लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। तो अल्पसंख्यक जो मतों की समस्या सुलझाई गई थी वह जॉन लॉक के द्वारा सुलझाई गई थी, जो सीमित सरकार के समर्थक थे। आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक मत की समस्या लॉक ने सुलझाई। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका राज्य सहमति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए कूट और वक्तव्य जो दिए गए हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसका नॉजिक स्वेच्छावादी था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नॉजिक जो है स्वेच्छावादी थे और इसका तर्क है नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है, क्योंकि नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, पर्सनल जो लिबर्टी की बात की थी और यथोचित संपत्ति का भी समर्थन किया था, इसलिए नॉजिक क्या है, स्वेच्छावादी विचारक हैं। रॉबर्ट नॉजिक समकालीन अमेरिकी दार्शनिक हैं जिसने स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है और नॉजिक के अनुसार सर्वप्रमुख मानव अधिकार संपत्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे सूची दी गई है तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। तो देख लेते हैं, पहला है स्वेच्छावाद, जो अभी किया हमने स्वेच्छातंत्रवाद, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक, यानी तीसरा। अगला है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का संबंध किससे हो जाएगा, पहला, यानी बेंथम से।
जिसने सुख और दुख का सिद्धांत दिया था। और सिविल सोसाइटी की बात की थी, किसके द्वारा की गई थी सिविल सोसाइटी की, तो इसका हीगल यानी फोर्थ हो जाएगा। और स्वराज की बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेट में पूछा गया था ये 2020 में। अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया था? तो ये कहा था पेरेटो ने। ठीक है, अभिजनवादी विचारक जो पेरेटो हैं, उन्होंने ही इन अभिजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी कहा था। प्लेटो अभिजन सिद्धांत में विश्वास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार शासन करने की क्षमता कुछ लोगों में ही होती है। प्लेटो ने अभिजनों को भाड़ाजीव एवं सट्टेबाज के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। यानी उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल हैं और ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी उसका राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया, इसीलिए उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल हुए थे। आप देख सकते हैं 1960 के दशक में डेविड ईस्टर्न ने व्यवहारवाद पर प्रबल आक्रमण किया। उत्तर व्यवहारवाद राजवैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का क्रम बताइए। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, उसे बताना है आपको। तो इसका सबसे पहले जो हुई थी गौरवमयी क्रांति, यानी इंग्लैंड की क्रांति, जिसे गौरवमयी क्रांति कहते हैं 1668 में। उसके बाद अमेरिकन क्रांति, जिसमें अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में। और उसके बाद हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जिससे हमने विश्व बंधुत्व का नारा लिया है 1789 में। और अंतिम हुई थी रशियन क्रांति 1977 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण के स्वाधीन किया? तो किसके द्वारा किया गया था? सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एसपी हंटिंगटन। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इसे देख लेते हैं। पहला है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, यानी एसपी हंटिंगटन जो है राजनीतिक विकास के 3 चरणों बताते हैं। पहला है सत्ता की बुद्धि संगतता का चरण, और दूसरा है नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास, और तीसरा है अभिवृद्धि सहभागिता, जो परिसरीय सामाजिक मूल्यों के समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन की योग्यता को कहते हैं? तो इसे कहते हैं अग्रगामिता, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रगामिता का मतलब है संप्रेषण सिद्धांत में अग्रता का अर्थ है कि अपनी प्रस्तावित कार्यवाही के भावी परिणामों का पहले से ही अनुमान लगाकर इस व्यवस्था से कायम करें कि वह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सिद्धांत में से किसने भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता को कहा? तो ये कहा था डुवर्जर के द्वारा। डुवर्जर का मानना था, उनका मानना था कि मॉरिस डुवर्जर ने पॉलिटिकल पार्टीज नामक रचना में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब की क्षमता को कार्य संपादन की योग्यता कहा था। यानी मॉरिस डुवर्जर के द्वारा जो बुक लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें इन्होंने सिद्धांतों को, ठीक है, किसने भावी परिणामों को क्षमता को संपादन करने की योग्यता कहा था? तो ये मॉरिस डुवर्जर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी डेविड ईस्टन की कृति है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है ये डेविड ईस्टन की, ठीक है, जिन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की बात की थी। तो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया। डेविड ईस्टन की कृति का नाम है ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। तो मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल के
ठीक है। व्यवहारवादी आलोचक कौन हो जाएंगे? इसका जो है रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर और फ्रेडरिक्स, ये तीनों जो है मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। कार्ल ड्यूस इससे संबंधित नहीं है। आप देख सकते हैं मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत उनके वैधानिक या कानूनी प्रभुत्व के सिद्धांत से संबंधित है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक निम्न हैं। उसमें पहला है रॉबर्ट मर्टन, एम क्रोजियर और फ्रेडरिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियां कायम रखी जाती हैं और बदली भी जाती हैं। और तर्क कह रहा है कि परिवार, स्कूल, समउग्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभव, जनमाध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता या एजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों स्टेटमेंट जो है राइट हैं और एक्सप्लेनेशन भी उनका राइट है। आप देख सकते हैं राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तथा राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और राजनीतिक समाजीकरण के जो मुख्य कर्ता हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? परिवार हो गया, समाज हो गया, चर्च हो गया, स्कूल, विश्वविद्यालय और नागरिक समाज, ये सभी जो है राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य कर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। तो इसे देख लेते हैं। न्यायिक विवेचना की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएसए सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। और इसका तर्क है यूएसए सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। यानी ए और आर दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वस्तुतः उस देश की कांग्रेस का तृतीय सदन है। यह न्यायिक कार्य के साथ साथ विधि निर्माण का भी कार्य करता है। अमेरिका में कानून वह है जिसे सर्वोच्च न्यायालय बताता, वह कानून नहीं है जिसे कांग्रेस पारित करती है। इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कार्ल ड्यूस। कार्ल ड्यूस ने ग्रहीता या संग्रहण केंद्र का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद है फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स ने विकास फंदे का सिद्धांत दिया था। और पेरेटो के द्वारा प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, मशीनी राजनीति और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझना, ये इसके बारे में बात की गई थी। और अंत में एसपी हंटिंगटन के द्वारा आधुनिकीकरण यानी बहुमुखी प्रक्रिया की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और तर्क से संबंधित। आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है। और तर्क कह रहा है कि सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन इसका आपस में मैच नहीं करता है। एक में आर्थिक विकास की बात कर रहा है, दूसरे में सांप्रदायिक झगड़ों की बात की जा रही है। तो आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा खत्म कर देता है। आज सांप्रदायिक झगड़े अत्यधिक बढ़ गए हैं। आर्थिक विकास होने पर समाज में व्याप्त तनाव की कमी आती है क्योंकि सभी लोग खुशहाली का जीवन जी रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में नेट में आया था। नौकरशाही शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले विसेंट दी गोर्नी के द्वारा किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसेंट डी गोर्नी ने सर्वप्रथम नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। नौकरशाही आधुनिक विचारकों में मैक्स वेबर सर्वप्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नौकरशाही संबंधी विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत उनके प्रभुत्व सिद्धांत का ही एक अंग है। अगला है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप देख सकते हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लेते हैं, महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अगला है कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। बिल्कुल संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। और तीसरा है संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंग्लैंड की संसद इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ पर विधायिका की जरूरत नहीं है और कानून निर्माण का कार्य भी इसी के माध्यम से किया जाता है। और अंत में है न्यायालय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर संसद जो पावरफुल है उसी को कानून बनाने का अधिकार है और समाप्त करने का अधिकार भी उसी को है, और न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में होते हैं। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की में सम्राट क्या होता है, सर्वोच्च सलाहकार के रूप में होता है। और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था के विकास के लिए इस अवधारणा को अपनाना जरूरी था कि मंत्री अपनी नीति और कार्यों के लिए सम्राट के स्थान पर संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। और सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिपक्षित्याग कानून रखा गया है। तो प्रतिपक्षिता जो कानून रखा गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रतिपक्षी त्याग कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है, संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और इलेक्टेड, यानी दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रजातांत्रिक भी है और समाजवादी भी है। संघीय शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है, बी इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, तो देखते हैं इसे, का मूल परंतु अपीलीय संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपीलीय संबंधी क्षेत्राधिकार उसमें है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी उसमें है। भारत के महान्यायाधीश को नियुक्त करता है। ठीक है, महान्यायवादी को नियुक्त करता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का संघ और राज्यों के बीच जब विवाद होता है एकमात्र उसका क्षेत्राधिकार ये है। और मौलिक अधिकार को लागू कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएंगे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार होता है और अंतिम निर्णय उसी का होता है। और मौलिक अधिकार का जो हनन होता है तो उनको लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, तो उन्हीं को लागू करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो किसके लिए बना था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान, यानी संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 2000 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 11 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और तर्क से संबंधित। तो इसे देख लेते हैं। नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है और सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे। ये नेहरू का मानना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है, सब व्यक्ति एक समान जन्मे। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, सभी एक समान नहीं जन्म लेते हैं। तो नेहरू का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट हो जाए, तो ए सत्य है परंतु आर क्या है, गलत है। नेहरू जी ने कहा था किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य एवं प्रभु के विरुद्ध एक अपराध है। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के एक सुलझे हुए राजमर्मज्ञ थे। एक लेखक के नाते उन्होंने इतिहासकार तथा राजनीतिक समीक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए कूटु संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो इसे देख लेते हैं, इसके बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले आ जाएगा सज्जन सिंह केस 1964। ठीक है, उसके बाद गोलकनाथ केस 1967 और उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 और अंत में मिनर्वा मिल्स केस 1980।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्भव, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो उद्भव हुआ था, कब हुआ था? मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? 1906 1906 में। और लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी जब 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी और 1916 के अधिवेशन में इन दोनों के बीच समझौता हुआ था और ये दोनों मर्ज हो गए थे, इसीलिए इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई थी और अंत में कामागाटा मारू जो घटना हुई थी वो 1914 में हुई थी, यानी इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जहाज से संबंधित घटना थी जो कनाडा ले जा रहा था सवारियों को, वहां उसको नहीं उतरने दिया गया। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, राज्य और 14वीं लोकसभा के सदस्यों की संख्या से संबंधित है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है 48, पंजाब में 13 लोकसभा की सदस्य संख्या, गोवा में 2 है और सिक्किम में 1 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो संसद में बजट पेश करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वित्त मंत्री, यानी बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने का प्रमुख साधन है। आम बजट को वित्त मंत्री के द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था? तो ये था प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे देख सकते हैं। 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओम्बुड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है और भारत में लोकपाल के नाम से। और ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक अतिरिक्त सॉलिसिटर। और सबसे पहले 1809, ठीक है, 1809 में स्वीडन में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं मुहल्ला परीक्षक द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं मुहल्ला परीक्षक के द्वारा कौन सा लेखा? तो लेखा परीक्षण, ठीक है। कैग जो होता है कंप्यूटर ऑफ ऑडिटर जनरल जो होता है ये लेखा परीक्षण का काम करता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते लिए जाते हैं, तो किससे लिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, जो आर्टिकल 266 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण से संबंधित। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे और व्याख्या भी सही हो जाएगी, क्योंकि आपस में दोनों सेंटेंस एक दूसरे से मेल रखते हैं। आप इसे देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं और राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है और यह आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी कर, मार्ग कर, एकत्रित शुल्कों का राज्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लोक प्रशासन से, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसे देख लेते हैं। लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। इसका सबसे पहले क्या होता है? भर्ती का सीधा अर्थ है विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त प्रकार के व्यक्तियों को खोजना। और लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले विज्ञापन आता है, ठीक है। आपको पता है आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? विज्ञापन आता है। उसके बाद क्या होता है? आप फॉर्म फिलअप करने के बाद लिखित परीक्षा देते हैं और लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और साक्षात्कार के बाद आप ज्वाइनिंग लेते हैं, यानी भर्ती हो जाती है। तो इसी क्रम में आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। संतानम समिति, ठीक है। तो संतानम समिति का संबंध किससे था? भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, यानी ए का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा।
और दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था की बात इसने की थी, और वहीं बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। और तीसरा है कोठारी समिति, और कोठारी समिति का संबंध नव भर्ती करने की नीति और चयन के तरीकों से संबंधित हो जाएगा। और अंतिम है फकलान समिति का संबंध जो है ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का पुनर्संगठन की बात इसने की थी। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। हर्बर्ट ए साइमन का जो उपागम है वो है व्यवहारवादी उपागम, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहारवादी उपागम ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों एवं दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। हर्बर्ट साइमन प्रबंध विचारधारा के सामाजिक प्रणाली स्कूल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य हो जाएगा यथापूर्व की स्थिति, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य यथापूर्व की स्थिति है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत की आधारभूत पूर्व धारणा यह है कि व्यवस्था में कहीं भी अत्यधिक शक्ति शेष इकाइयों के लिए खतरा बन जाती है तथा शक्ति का सबसे प्रभावशाली प्रतिकारक शक्ति ही है, यानी यथार्थवादी विचारक शक्ति को ही इंपोर्टेंस देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्र संघ के प्रव संविदा के आर्टिकल 16 का प्रतिरूप है? तो हो जाएगा चैप्टर 7। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का चैप्टर 7 राष्ट्र संघ के प्रव संविदा के आर्टिकल 16 का प्रतिरूप है, और यूएनए की स्थापना 1944 में वाशिंगटन में हुई थी, और इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेन्स जे मार्गेंथाउ जो यथार्थवादी विचारक थे, शक्ति के संतुलन के पैटर्न हैं। तो कौन से पैटर्न दिए थे उन्होंने? तो देख लेते हैं। सीधे विरोध का पैटर्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न। ये 2 पैटर्न हेन्स जे मार्गेंथाउ के द्वारा दिए गए थे। समर्थन का पैटर्न और पारस्परिक विश्वास का पैटर्न की बात उनके द्वारा नहीं की गई थी, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके उद्भव के अनुसार कालानुक्रम में रखिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले WTO, ठीक है, WTO की स्थापना की गई थी 1946 में, और उसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की बात की गई थी, तो इसका 1974 में किया गया था। और उसके बाद आ जाएगा आपका सेप्टा, ठीक है। उसके बाद सेप्टा की जो स्थापना की गई थी 1991 में की गई थी, और अंत में आपका आ जाएगा नैम, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नैम के नाम से जाना जाता है, 1964 में। आप इसे देख सकते हैं। नैम की स्थापना 1964, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1974 और सेप्टा 1991। यहाँ पर WTO जो है 1946 बोला मैंने, तो यहाँ पे 1946 में गेट की स्थापना की गई थी, यानी गेट का ही जो परिवर्तित रूप है WTO है, और गेट 1945 और 46 के समथिंग जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, और 1995 में उसका नाम परिवर्तित करके उसे WTO में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का जो उपकरण है वो कूटनीति है, ठीक है, और यही कौटिल्य का मानना भी था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का प्रमुख उपकरण कूटनीति के अतिरिक्त राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का अन्य उपायों में प्रचार है, आर्थिक सहायता तथा ऋण है, और संधियां, गठबंधन और औपीड़क साधन प्रमुख हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश NPT का हस्ताक्षर नहीं है? तो NPT पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला देश है भारत। फ्रांस, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना तथा पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। NPT का पूरा नाम है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस संधि पर हस्ताक्षर 1968 में विभिन्न राष्ट्रों ने किया था। यह संधि इस बात में विश्वास करती है कि परमाणु मुक्त विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।